पहुंचाने के लिए लोकगीत, संगीत और भाषण का बखूबी इस्तेमाल किया गया। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। इस विशेष कार्यक्रम यानी हम बात कर रहे हैं बजट की। बजट 2014-2015 जिसे आज वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने पेश किया। बजट का सारांश जो है, अगर अरुण जेटली साहब की बात की जाए, लोकसभा में सरकार बनने के बाद एनडीए की ये पहला बजट पेश किया गया, जिसमें कई लोग लुभावनी योजनाओं की घोषणा भी की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। इस बजट में बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादों की झलक दिखी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में मोदी सरकार का आज पहला बजट पेश किया। आम बजट पेश करते हुए कई लोक लुभावन योजनाओं की घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने आयकर में राहत दी तो देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए कई योजनाओं का ऐलान भी किया। बजट भाषण में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादों की झलक भी दिखी। जेटली ने कहा कि बीते 2 साल में 5% से कम ग्रोथ रेट की वजह से चुनौतियां बढ़ गई है। मानसून भी साथ नहीं दे रहा है। हालांकि मुद्रा स्थिति धीरे धीरे कम हो रही है। Bulk of our farmlands are rain-fed and dependent on monsoons. Therefore, there is a need to provide assured irrigation to mitigate risk. आइए आपको बताते हैं इस बजट में क्या कुछ सस्ता हुआ। दवाइयाँ, खाद्य तेल, डिब्बा बंद खाना, जूता, तेल, साबुन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, 19 इंच से कम टीवी एलसीडी, कंप्यूटर, लैपटॉप के उपकरण, सौर ऊर्जा उपकरण, मोबाइल फोन, विदेशों से सामान लाना और कीमती पत्थर सस्ते। I propose to withdraw the concessional excise duty, 2% without SENVET benefit and 6% with SENVET benefit on smart cards, which with a levy of uniform excise duty at 12%. Consequently, import will attract a higher CVD and will help domestic industry. To develop renewable sources of energy, I propose to exempt from excise duty EVA sheets and solar black sheets with specified inputs used in manufacture. अब बात करें उन चीजों की जो हुई है महंगी। एसी बस में सफर, बोतल बंद जूस, कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, रेडीमेड कपड़े, कॉस्मेटिक सामान और कोयला, ये चीजें हुई महंगी। Although accordingly I propose to increase the specific excise duties on cigarettes in a range of 11% to 72%. Similarly, increases are proposed on cigars, cheroots and cigarillos. Likewise, excise duty is being increased from 12% to 16% on pan masala and 50% to 55% on unmanufactured tobacco and from 60% to 70% on gutka and chewing tobacco. कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बजट में वित्त मंत्री ने सभी को खुश करने की कोशिश की, शायद विधानसभा चुनाव को देखते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट,
लेमन न्यूज। तो इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ राधिका नायर जी इस वक्त मौजूद है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और साथ ही साथ एक मीडिया पर्सनालिटी है। राधिका जी, आपका स्वागत है इस शो में। हमारे साथ आनंद दुबे जी है, जो कि कांग्रेस के युवा नेता है। आपका भी स्वागत है इस शो में। लेकिन जैसे कि कहावत है, ऑलवेज लेडीज फर्स्ट, तो सबसे पहला सवाल मेरा राधिका जी से ही होगा। इस बजट को देखते हुए क्या आकलन, क्या जहन में आता है कि क्या ये जो सरकार ने बजट पेश किया है, एनडीए की सरकार ने, अरुण जेटली साहब ने, ये हित में है, एवरेज है या बिलो एवरेज है? जी, खास टर्मिनोलॉजी में इसको बांधने के बजाय मैं ये जरूर कहूंगी कि मोदी जी ने बहुत एक डिसाइसिव मार्केटिंग कैंपेन पर जो है अपनी इलेक्शन की जीत कायम की थी। और उम्मीद ये बांधी गई थी कि बहुत एक डिसाइसिव सरकार आएगी, डिसाइसिव चुनौतियां हैं तो डिसाइसिव डिसीजंस होंगे। और उम्मीद भी यही थी कि अच्छे दिन आएंगे और जल्द आएंगे। है? तो हालांकि बीजेपी वाले अब कह रहे हैं कि सिर्फ 1.5 महीने हुए हैं, लेकिन बजट को सुनने के बाद कुछ बहुत सारे सवाल मन में और जहन में उठते हैं। मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बजट की एक खासियत यह है कि यह टोकनिज्म और सिंबलिज्म में बहुत ज्यादा विश्वास रख रही है। आप देख रहे हैं कि जहां पे उन्होंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को सीमित रखा है तो फिस्कल प्रूडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जब तक सरकार जो है सोशल सेक्टर पर खर्च नहीं करेगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल 67% एग्रीकल्चर पर बेस्ड एक इकोनॉमी है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए कुछ खास जो है आउटलेज है ही नहीं। प्लान आउटलेज इनफैक्ट बहुत कम है। 5,000 करोड़ जो है वेयर हाउसिंग के लिए अनाउंस किया गया है। फार्मर्स के लिए, लैंडलेस लेबरर्स के लिए कुछ लोन्स की बात है और कुछ हेल्थ कार्ड्स फॉर फार्मर्स। इसके अलावा हम पीडीएस की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रिवैम्प करने की हमने कुछ नहीं सुनी है। इन्फ्लेशन पर कुछ बात नहीं की है जेटली साहब ने। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वॉर मेमोरियल्स अनाउंस कर दिया है। जहां तक हम देखते और सुनते आए हैं, देश के कई सारे ऐसे इलाकों में जहां पे के बहुत ज्यादा माओइस्ट की प्रॉब्लम है, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, हमारे सोल्जर्स जो हैं, जवान हेलमेट्स और बुलेट प्रूफ जैकेट शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार को उनके लिए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्च करनी चाहिए, ना कि जो है ऐसे टोकन्स। चलिए, आपने जो बातें रखी यहाँ पर, इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं आनंद दुबे साहब आपसे ये पूछूं कि सरकार ने अपने इस पूरे बजट काल के अंदर एफडीआई का यहाँ पे सबसे ज्यादा जिक्र किया। इससे पहले रेल मंत्रालय का, रेल मंत्री का जो बजट आया था उसमें भी एफडीआई को अनुमति दी गई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इस बार इंश्योरेंस सेक्टर में 49% का एफडीआई की बात की गई है, प्लस रक्षा में 49% की एफडीआई की बात की गई। और रक्षा, नहीं लगता आपको कि हमारी खुफिया जो जानकारियाँ है, फॉरेन कंपनीज आके, क्योंकि 49% का स्टेक होगा, तो दे हैव द क्रेडिबिलिटी टू आस्क यू द क्वेश्चंस कि भाई आपके बुलेट में, आपकी गन में कितनी बुलेट्स है। यहाँ तक का अगर वो नौबत आती है तो लगता है कि ये एफडीआई का जो डिसीजन है सही है, गलत है? बिल्कुल गलत डिसीजन है जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी जी, कुछ महीने पहले तक, नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, पूरे कैंपेनिंग में यूपीए सरकार को कोसते रहे। हमारे जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनके कामों को हमेशा से उन्होंने नकारा। जबकि आपको याद होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के ही नहीं, दुनिया के एक बहुत ही अति विशिष्ट महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों में उनका नाम मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। मैं आपको एक कहना चाहता हूं बड़े दावे के साथ कि आज का जो बजट आया है, इस बजट को देखकर केवल और केवल आम आदमी को निराशा हुई है, क्योंकि इस बजट में आपने एक भी काम, एक भी योजना ऐसी नहीं की जिससे डायरेक्ट उस आम व्यक्ति को फायदा हो, जिसने आपको वोट दिया था ये सोचकर कि ये जो 10 साल से यूपीए की सरकार चल रही है, शायद कोई चमत्कार होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, कोई जादू की छड़ी आने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है।
मैं नहीं समझता कि आपने इसमें कोई जादू की छड़ी या कोई अच्छा बजट लाया। पहली चीज। तो 10 साल दूसरी चीज, 10 साल में कांग्रेस ने कौन सा जादू किया? मैं आपसे वही कहना चाहता हूं कि हमने जनता को, आपने जिस कगार पे लाके खड़ा किया है उसी को तो कैरी फॉरवर्ड कर रही है एनडीए सरकार। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि 10 सालों में, 10 साल पहले जब एनडीए 2004 में गई थी और यूपीए आई थी, तब से लेकर क्या भारत में कुछ काम ही नहीं हुआ, कोई विकास की बात ही नहीं हुई? ये कहना तो बिल्कुल मुझे लगेगा कि एक मजाक का। नहीं, हम तो ये बात ही नहीं कह रहे। एट दी ओवरऑल मैं अगर ये बात कहूं कि जहां पे एच पे आपने लाके छोड़ा वहीं से तो कैरी फॉरवर्ड किया गया है जी। आपने जो टैक्स जो टैक्स की बात की जाए जी, इसको यहाँ पे आपने जो जीडीपी जो है, आज आपको पता है कि फिजिकल डिफिसिट कितना है सर आपका? आपने जो फिजिकल डिफिसिट हैंडओवर किया है एनडीए सरकार को, दैट इज 4.1 जी। और यहाँ पे राधिका जी हैंडओवर 4.1 में देते हैं फिजिकल डिफिसिट। एक्सपेक्टेशंस यहां पे कम से कम इतनी तो है कि एनडीए सरकार ये खोल के कह रही है कि बॉस लेट्स फेस द प्रॉब्लम, फिजिकल डिफिसिट 4.1 है, 2 साल में हम इसे 3.1 तक का लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने अनुमति दी है कि एफडीआई आ जाए। राधिका जी, क्विक रिएक्शन ऑन दिस। जी, इनफैक्ट ताज्जुब की बात यह है कि जब यूपीए सरकार थी तब जेटली साहब ने ये कहा था, आरोप लगाया था गवर्नमेंट पर, यूपीए सरकार पर, कि उन्होंने फिस्कल डेफिसिट के फिगर्स को फर्ज किया है, यानी कि गलत बताया है। लेकिन आज जो है उन्होंने जो है स्वीकार कर लिया कि 4.1 ये फिस्कल डेफिसिट है और इसी को साथ लेकर जो है वो आगे जाकर काम करेंगे। लेकिन दिक्कत मुझे इस बजट में ये बात लगी कि उन्होंने एक जो रोड मैप और जो विजन है, जेटली जी अच्छा बोलते हैं, जब वो यूपीए की सरकार की बजट पर टिप्पणी करते थे तो काफी जो है डिटेल में बात करते थे, लेकिन आज जब उन्होंने खुद के सरकार की बजट प्रेजेंट की तो इसमें जो है डिटेलिंग नहीं मिली हमें। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो विजन और ग्रोथ की जो स्टोरी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, उन्होंने कुछ खास कहा नहीं। एक दो चीजें हैं जो मुझे लगता है पॉजिटिव है, खास करके कैपिटल मार्केट्स में उन्होंने कुछ जो है रिफॉर्म्स किए हैं। डेट फंड्स में आर्बिट्रेज है वो चला गया है और एडवांस रिपोर्टिंग की फैसिलिटी मिली है रेजिडेंट्स तक को। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अचंभित कर देती है हमें। उन्होंने किस बेसिस पर जो है ये जो नए प्रोजेक्ट्स, खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हायर लर्निंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको किस बेसिस पे अनाउंस किया है? 5,500 करोड़ का आपने फंड दे दिया, क्या आप इन सभी को वो पीपीपी मॉडल में चलाएंगे या हर एक चीज में एफडीआई लेके आएंगे? मेरा यही सवाल है। नहीं, पीपीपी मॉडल का आपने जो जिक्र किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आनंद दुबे साहब कि अरुण जेटली साहब ने अपने इस पूरे बजट के अंदर महंगाई को रोकने के लिए, मेरी बात गौर से सुनिए, महंगाई को रोकने के लिए हिंदुस्तान के 500 करोड़ का एक अलग प्रावधान रखा है। इसे क्या समझा जाए? ये भारत की आबादी कितनी है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। लगभग 125 करोड़ के। 125 करोड़ लोगों के महंगाई को रोकने के लिए 500 करोड़ का अतिरिक्त बजट बनाया है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि अरुण जेटली साहब ने क्या सोचकर इस बजट को, ये बजट नहीं है, ये एक सगुफा है। जब बच्चा छोटा होता है, वो किसी बात के लिए जिद करता है तो उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि हम तुम्हें अगले दिन ये मेले में ले जाएंगे, तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सामान खरीदेंगे, एक अच्छा खिलौना तुम्हें दे देंगे। सुनकर बच्चा खुश हो जाता है। क्या ये बताना चाहते हैं अरुण जेटली जी? या अरुण जेटली जी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव है, तो इस लोक लुभावने बजट को दिखाकर जनता के मन को, जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से जनता के साथ छलावा किया, उसी का ये प्रारूप है? नहीं, ये अगर आप इसे छलावा कह रहे हैं तो मैं तो इसको सरासर इनकार करता हूँ, इस अल्फाज को छलावा, क्योंकि लोगों ने मैंडेट में उन्हें चुन के दिया है। मैं कोई प्रो नहीं हूं, लेकिन यहां पर मैं फैक्ट की बात बता रहा हूं आपको। ये लोगों ने उनको चुन के दिया है। सुनिए मेरी बात। और जो 10 साल में आपकी सरकार ने किया है, उसका भुगतान कौन भरेगा? एनडीए सरकार भरेगी या इस देश की जनता भरेगी? इन्फ्लेशन कहां जा रहा है सर आज? आज दो अहम बिंदुओं पे बात हुई है। एक इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और दूसरा एक तो मौसम, जो बारिश नहीं होने के कारण और भी दर्दनाक स्थिति आ सकती है हमारे सामने।
दूसरा इराक में युद्ध हो रहा है, यहां पे तेल की कीमतें आसमान छुएगी। $133 में पर बैरल आपको वहां पे तेल मिल रहा है, जो अब युद्ध के बाद और बढ़ेगा। कहां से रोक पाएगी? एटलीस्ट 45 दिन में सरकार ने इतनी तो कम से कम ये इच्छा दिखाई है कि बॉस ठीक है, जिस भी आपने सिचुएशन में हमें हैंडओवर दिया है, एटलीस्ट हम उसको लेके जाने की कोशिश तो करेंगे। नहीं लगता आपको आनंद दुबे जी कि एटलीस्ट स्पेस ऑफ ब्रीथ, स्पेस ऑफ टाइम देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल समय मिलना चाहिए जी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप बार बार यही बात कहेंगे कि विश्व स्तर पर जो घटनाएं घट रही हैं उसके लिए हम असक्षम हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो अपनी जवाबदेही से आप बच रहे हैं जी। यही काम, यही अगर यूपीए की सरकार होती तो आप आंदोलन करते, आप धरना करते, आप कहते कि ये सरकार पूरी तरह असफल है। आज जब आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं, सारी चाबियां आपके पास हैं, तो भैया जनता को पूछने का अधिकार है कि अच्छे दिन कहां गए। अगर अच्छे दिन आने वाले थे, अच्छे दिन कोई जादू थे, तो वो जादू की छड़ी आपके हाथ में क्यों नहीं? राधिका जी, मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल है, जो हैंडओवर में दिया है एनडीए, जो दिए के गए मिला है इन्हें एनडीए को, अब ऐसे में ये तो सरकार, बीइंग अ जर्नलिस्ट यू नो बेटर देन एनीबडी एल्स, लेकिन जो अगर आपके तिजोरी में पैसा होगा तो आप अनाउंसमेंट करेंगे। इस बजट के अंदर एक्सपेक्टेशंस आर हाई। ये मॉड्यूल तैयार किया गया है कि भाई एफडीआई के जरिए कम से कम हमारे देश में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जिसके जरिए हमारी जो ये प्लानिंग्स है या हमारा ये जो रोड मैप है, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन ऐसे में तमाम राज्यों के, 30 राज्यों की बात कर रहा हूं, इस बजट का राज्यों के ऊपर क्या असर गिरेगा? किस राज्यों को आपके दृष्टिकोण से ज्यादा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? डेफिनेटली अगर आप ये जो प्रोजेक्ट्स की जो अनाउंसमेंट हुई है आप उनको देखेंगे तो जरूर जो है आने वाले आगामी चुनावों पर दृष्टि रखकर ही कुछ जो है लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है। तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, इन सब जगहों पर जो है खास करके, लेकिन जी विधानसभा चुनाव पर। लेकिन मुझे दुख की बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट को कंप्लीटली जो है जो कि यूपीए सरकार करती आई है, उनके पास इतना सारा वक्त था, उनके पास इतनी सारी सुविधाएं थी, सामान थे, जिससे कि वो नॉर्थ ईस्ट को ओपन कर सकते थे। उन्होंने नहीं किया और बीजेपी जो है उसकी तरफ जो है एक कदम भी उठाती हुई नजर नहीं आ रही। और सोचने की बात यह है, अभी आपने कहा कि एक डिसाइसिव मैंडेट मिला है बीजेपी को, इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा में वो मौजूद है। इसीलिए जो है मुझे कई बार जो है ये डर मन में होता है कि हम ये सुनते हैं कि मोदी जी ने कैबिनेट कमेटी को डिसॉल्व कर दिया है, देयर इज नो कैबिनेट कमेटी। प्लानिंग कमीशन को भी बर्खास्त करने की बात हो रही है। जहां वो एक तरफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने इस बजट में जो है कई सारी चीजों के लिए, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के लिए, ये इसके लिए, उसके लिए कमिटीज बैठा दी गई हैं। तो अगर कमिटीज बैठा रहे हैं, क्या इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के डिस्क्रिशन पर जो है बहुत सारी चीजें आप छोड़ रहे हैं, सरकार के डिस्क्रिशनरी पास ज्यादा हो रही है, और चूंकि उनके पास पूर्ण बहुमत है लोकसभा में, तो फिर दे आर ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल। तो क्रोनी कैपिटलिज्म का जो डर है, वो जब आपने एफडीआई की बात कही डिफेंस में, जी हालांकि मैं मानती हूँ मोदी जी और जेटली जी जो कह रहे हैं कि वी आर द लार्जेस्ट डिफेंस बायर्स, सबसे ज्यादा आर्म्स हम खरीदते हैं देश विश्व भर में, और हम लोग फॉरेन सरकारों को पैसा दे रहे हैं, तो हम आमंत्रित कर रहे हैं एफडीआई। लेकिन ये तभी अच्छा है हमारे देश के लिए जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या सही मायने में होगा? क्या हम एग्जिट के लिए, इन कंपनीज की एग्जिट के लिए कुछ दायरे जो है ले डाउन कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अश्योरेंस है क्या? हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्ट्रेंथन करने के लिए हम ये कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा, नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, जियो और ग्लोबल लेवल पर जो है बहुत ही एक वल्नरेबल पोजीशन में है हम। अब जहाँ चाइना की बात हो, मिडिल ईस्ट की बात हो, तो हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए एफडीआई करवानी चाहिए, ना कि जो है दूसरे देशों को प्रॉफिट मोटिव के लिए।
चलिए यहाँ पर जैसे कि जिक्र किया गया आपने राधिका जी, लेकिन मैं आनंद दुबे जी आपसे ये सवाल पूछूंगा कि यहाँ पर यूपीए सरकार के कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट और ख़ास करके जम्मू कश्मीर की बात की जाए, इनका कभी जिक्र नहीं होता था बजट के अंदर, लेकिन इस बार बजट में इन नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज जम्मू कश्मीर, इन दोनों को इस बजट में समाकर इनके लिए प्रावधान दिया गया। मसलन अगर मैं बात करूं, यहाँ पे छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल में आईआईटी के सेंटर्स खुलेंगे। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफ़ी बड़ी राशि दी जा रही है, 28,000 करोड़ लगभग का यहाँ पे एक प्रावधान रखा है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के तमाम बेल्ट्स आते हैं। तो लगता है कि ये खाना कभी हमेशा से छूटा है जो यूपीए से, आज उस खाने को कम से कम एनडीए ने भरने की कोशिश की है। स्वागत योग्य कदम है। अगर हमसे छूटा है जी और एनडीए ने किया है जी, तो स्वागत योग्य है, जी। लेकिन जो हमने किया था वो यदि उनसे छूटा है जी तो उसको हम क्या कहें। जी आप देखेंगे बजट को लेकर महिलाओं के लिए, जी। किसानों के लिए, जी। युवाओं के लिए जी। जितने बजट होने चाहिए थे इस बजट में जी। वो हो नहीं पाए जी। हैं। बनारस के सांसद जी। भारत के प्रधानमंत्री जी। हैं, वहां की महिलाओं के, वहां के बुनकरों के लिए आप मामूली रुपए की रकम देते जी। हैं और 200 करोड़ रुपए का आप स्टैचू बनवाते हैं, जिसके लिए आप कहते हैं कि ये चंदा मांगकर, लोहा मांग के लाए हैं, उस लोहे से स्टैचू बनेगा। तो आपने कहीं अगर अच्छा काम किया है, स्वागत करने के योग्य अगर हम उसे कहें, तो कहीं आपने इतना निराशा किया है कि उसे हम कह नहीं सकते। जेटली साहब जब हमारी सरकार हुआ करती थी तो यही जेटली साहब चीख चीख कर राज्यसभा में यही कहा करते थे कि ये बजट देश का दुश्मन है। इस बजट को मैं क्या कहूं सर, क्या ये बजट देश का दोस्त है? जी। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी कहते देखिए, थे, उस नहीं, वक्त मैं वो मेरी बात विपक्ष में थे। कंप्लीट करने दीजिए। जी। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि ये जो सरकार है, ये जो दिल्ली की सरकार है, इसे उखाड़ फेंकिए, हम आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सर, सरकार को बनाकर आज इतने दिन हो गए, अच्छे दिन की तो छोड़ी, आज अगर आप आम आदमी की बात करें, इस बजट को सबसे ज्यादा कौन सहेगा? आम आदमी सहेगा, जो रिक्शा चलाता है, जो बुनकर है, जो फेरी वाला है। उस व्यक्ति से आप पूछिए कि आज महंगाई का स्तर क्या है। पिछले 30 दिनों से अगर आप अंतर करें तो आज महंगाई का जो स्तर है वो अपनी चरम पर है। इसका कारण यदि आप अंतरराष्ट्रीय को बताते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को बताते हैं सर, तो बहुत दुख होगा कि आप बार बार यही कहते हैं कि यूपीए ने जहां पर लाकर छोड़ा, एनडीए वहीं से आगे बढ़ रही है। मुझे ऐसा एक पीड़ा भी नजर आ रही है आपके। मैं आपका सम्मान करता हूं आपकी बातों का, लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों के पीछे एक नहीं कहते जैसे एक राइवलरी, यानी बॉस आज हमें, कल तक का हमें कोस रहे थे, आज हमारी बारी है कोसने की। लेकिन ये मसला सिर्फ एनडीए या यूपीए के बीच में नहीं है दुबे साहब, ये 125 करोड़ लोगों का भाग्य है। मैं वही कह रहा हूं। सुनिए सर, यहाँ पर राधिका जी कि इस बजट को आम इंसान के लिए भी यहाँ पे अच्छा कोटिंग किया, ऐसा नहीं कि नहीं दिस इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग बजट, नहीं। आई हैव डन अ शो वेयर ऑल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स वाज देयर विद मी। तमाम लोगों ने इस बजट को एक बैलेंस बजट कहा है, एक ऐसा बजट जो भविष्य में इसका रिजल्ट जो है ये आपको एक दिन में नहीं मिलेगा, 6 महीने, साल भर में मिलेगा। तो लगता है आपको कि पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि इस बजट को एजुकेटेड क्लासेस, कम से कम 45 पेजेस ऑफ दिस बजट, नोबडी इज देयर टू रीड दिस बजट, कि आम इंसान को मालूम नहीं है। आज जो एक ठेला चला था उसे मालूम नहीं आज बजट में अरुण जेटली साहब ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ नहीं कहा है। तो 0.2% ऑफ दिस पॉपुलेशन नोज व्हाट एग्जैक्टली द बजट इज, लेकिन आम इंसान को पता नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक नहीं है हमारा? देखिए, ऐसा मैं जरूर कहूंगी कि आपने जो बात कही मैं ये मानती हूँ। देखिए, उन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस में, इनकम टैक्स में जो है, उन्होंने स्लैब्स कुछ इंक्रीज नहीं किए, लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ उन्होंने किया नहीं है जो कि किया जा सकता था। चूंकि हमें ये जो मिडिल क्लास को जो उन्होंने रिलीफ दिया है, जो एग्जम्पशन लिमिट्स उन्होंने इंक्रीज किए हैं इनकम टैक्स में भी और एटीसी में भी,
और जो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पेमेंट्स पे भी तो रिलीफ मिली है, मिडिल क्लास को रिलीफ मिली है, लेकिन इससे जो है 22,000 करोड़ का गैप भी तो बन रहा है। तो उसे मॉप अप करने के लिए उनको, देखिए मेरा सबसे मेन मुद्दा है जो यूपीए की जो उन्होंने कहा था कई बार, जैसे आनंद जी कह रहे थे, कई बार उन्होंने बहुत अच्छे प्लान्स रखे कई अपने बजट्स में चिदम्बरम साहब ने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और ट्रिकल डाउन पे ये लोग जो है मार खा रहे हैं। वही हमारा देश की सबसे बड़ी विडंबना है राधिका जी। तो मैं ये, इसीलिए मेरी उम्मीद ये थी जेटली साहब से कि जब वो ये बजट पेश करेंगे तो खास करके इन्फ्लेशन, प्राइसिंग, इन्फ्लेशन प्राइसिंग और कई सारे ऐसे मुद्दों पर गौर करेंगे और एम्फेसिस देंगे जो कि हमारे देश के एक बहुत साधारण आम से आम आदमी को, जैसे आनंद जी ने कहा, फेस करना पड़ता है। और वो आम आदमी शायद मिडिल क्लास, शायद वो टैक्स पेयर ना हो, इनकम टैक्स पेयर ना हो, लेकिन टैक्स पेयर तो हर कोई है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री जो है खुश है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा होंगी, लेकिन यहाँ पर भी मुझे मैं उम्मीद ये करूंगी कि ये पेबैक का जरिया ना होकर, आखिर हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो अच्छे दिन का प्रॉमिस जो है बहुत ही एक्सपेंसिव एक इलेक्शन कैंपेन करके जो है जीता गया है और वहां लोगों ने पैसे भी लगाए हैं, तो उन पैसों को लौटाना भी जो है बीजेपी की सरकार की जो है जिम्मेवारी बनती है। तो कहीं ये पेबैक जो है देश के लिए महंगा ना पड़ जाए, इस पर जो है गौर करना, बार बार गौर करते रहना बहुत जरूरी है। हम लोगों को उस 0.02% लोगों को गौर करते रहना जरूरी है, सवाल करते रहना जरूरी है। आम आदमी पार्टी के हम लोग तो बदनाम है कि आंदोलन करते हैं, क्रांति की बातें करते हैं, लेकिन चूंकि शायद बरसों तक ये क्रांति नहीं आई, सवाल किए नहीं गए, क्रोनी कैपिटलिज्म और एक पैसिव गवर्नेंस जो है आ गई थी, और इस देश के लोग जो है, और खास करके वो लोग जो बजट को समझते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, उन लोगों ने कभी सवाल नहीं किए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सबसे अहम सवाल ये है दुबे साहब कि बिलो पॉवर्टी लाइन, इस पूरे देश की जनसंख्या में 30% पीपल आर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये तो एनडीए ने नहीं किया। दुबे साहब 45 दिन में एनडीए ने तो ये आंकड़े नहीं दिए, ये आंकड़े बदस्तूर सिलसिलेवार बढ़ते जा रहे हैं। आपकी सरकार के जब 10 साल सरकार की, तब से ये आंकड़े अब तक का बढ़ते जा रहे हैं। सर, इस बीपीएल 30% ऑफ पॉपुलेशन के बारे में कौन सोचेगा? बहुत सही मुद्दा आपने उठाया है। डेफिनेशन देते हैं कि 32 रुपये जो गरीब कमाता है ग्रामीण भागों में, वो गरीब नहीं हो सकता, और जो शहरी इंसान है 47 रुपये अगर वो कमाता है पर डे, तो वो गरीब नहीं है। मैं वही ये क्या मजाक है, भद्दा मजाक क्या है? मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि ये देश कुछ मिडिल और कुछ अपर, यही देश नहीं है। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जो गाँव में रहता है, जो छोटे छोटे कस्बों में रहता है, जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं। वो शायद आपका ये टैक्स और ये बजट नहीं समझते हो, लेकिन वो ये जरूर समझते हैं कि आज टमाटर का क्या भाव है, आज आलू का क्या भाव है, आज गेहूं कितने रुपए में मिलने वाला है। वो इंसान बहुत दुखी है। उन्हें क्या चाहिए? वो ये सोच रहे थे कि भैया कहीं न कहीं हमने यूपीए से वो चीज नहीं पाया जो एनडीए से हमें मिलने वाला है। यदि अगर एनडीए भी यूपीए नहीं कर पाई, इसीलिए मैंडेट हमारे विरोध में गया, चलिए जनता ने हमें नकार दिया। लेकिन यदि एनडीए भी उनका मजाक उड़ाएगी तो वो कहां जाएगी? सर, एनडीए मजाक नहीं उड़ा रही है सर। आंकड़े अगर बताऊंगा तो वाकई ऐसा लग रहा है कि मजाक तो आपने शुरू किया था, जिसे शायद ये कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं। एनडीए ने तो 32 रुपया गरीबी की रेखा को मांगा है, जो देहात में रहता है, शहर में रहता है 47 रुपया, लेकिन आपकी सरकार ने तो 27 रुपया गरीबों को दिया था और 33 रुपया अमीरों को बताया था। सर, कम से कम ये आंकड़े बढ़े तो है एनडीए के कार्यकाल में। बहरहाल, नॉट टू गो इनटू दैट डिबेट, चलते चलते आखिरी में व्हाट विल बी द रेशियो? राधिका जी, इस बजट के रेशियो को किस दृष्टिकोण से आप पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहती है? व्हाट विल बी एन एग्जैक्ट रेशियो फॉर दिस बजट अकॉर्डिंग टू यू? आप रेटिंग करना चाहते हैं? Yes. रेटिंग चाहते हैं? देखिए, मैं तो is it 60-40? Is it 70-30? What is the ratio? 40-60. It is देखिए, 40-60. like I said, cautious, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। मुझे दुख इस बात की लगी कि मैं एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में
ड्रग प्राइसिंग में और जी। फ्री ड्रग्स चलिए। के अलावा और कुछ उन्होंने जो है हेल्थ केयर के लिए नहीं कहा है। चलिए वन लाइन में मेरे पास वक्त की पाबंदी है जी। अरुण दुबे साहब क्या कहना चाहेंगे इस बजट को, क्या मार्कशीट दोगे आप? मैं बिल्कुल इस बजट को 20 नंबर से बिल्कुल ज्यादा नहीं दे सकता। बजट चलिए, था, ये आपने- फॉर्मेलिटी थी, उन्होंने रख दिया, हमने ले लिया, लेकिन इससे हम और भारत की जनता खुश नहीं है। चलिए, आप खुश नहीं, विपक्ष खुश नहीं है, लेकिन जनता खुश है ना खुश है ये बजट जब इंप्लीमेंट होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस इंप्लीमेंटेशन को थोड़ा वक्त लगेगा और साल 6 महीने में ये पता चल ही जाएगा कि आखिरकार इस बजट का क्या इंपैक्ट होता है। लेकिन बहरहाल आप दोनों मेहमान इस स्टूडियो में, राधिका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आनंद दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल हुए। तो इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। लेकिन क्या कुछ सूरत हाल होगी इस बजट के आने वाले दिनों में, इन तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू करवाएंगे ही नहीं। लेकिन फिलहाल इस विशेष में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति और आप देखते रहिए लेमन न्यूज़।